हमारे साथ में यहाँ से जो BMIS कर रहे हैं स्वास्थ्य कल्याण के बच्चे, वो सारे हमारे साथ थे। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी टीम भी मेरे साथ जुड़ी। तो आप सबका मैं इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग आए और इस वर्कशॉप को सक्सेस बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच। हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट क्यों आया कि होलिस्टिक वर्कशॉप करनी चाहिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? अगर आपके सामने दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक फिजिकली बहुत फिट है, वेट लिफ्ट भी कर सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, सैर कर सकता है, पर मेंटली चैलेंज है, क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? आई एम नॉट एबल टू हियर। क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? दूसरा आपके सामने परिस्थिति ऐसा है, जो दूसरा व्यक्ति है वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, उसकी मेमोरी बहुत शार्प, कुछ भी पूछेंगे आप तुरंत आपको आंसर दे। The problem is that person is physically challenged. क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? क्या वो स्वस्थ व्यक्ति है? वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं। इसका मतलब हमारे लाइफ में हमें संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब होलिस्टिक है, जहां पर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, मोरली, सोशली हर तरीके से हम स्वस्थ होना चाहिए, और तभी हम अपने आप को बीमारियों से रोक सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, बट इमोशनली वीक रहेंगे। Then we are healthy. अगर सोशली फिट नहीं है, लोगों से मिल ही नहीं रहे, एक कमरे में पैक है, कहीं नहीं जाना, बाहर भी नहीं मिलना, बात नहीं करना, क्या वो हेल्दी है पर्सन? So when we are talking about health, it is completely holistic health. और हमारा अप्रोच भी, जब कभी भी हम डिजीज की बात करते हैं, डिजीज क्या है? इट इज जस्ट अनईजीनेस, डिसईज। अगर आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर इजीनेस नहीं है। आप पहले 4 किलोमीटर चल सकते थे, पर अब नहीं चल पा रहे। आप पहले 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ लिखते थे, पर नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर फिजिकली और मेंटली कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, which is not making you comfortable। और जब आप कंफर्टेबल नहीं है, वो इजीनेस नहीं है ना, that is what we are doing। तो हमारे साथ में जब कभी भी आपके पास भविष्य में कोई भी ऐसा साधक व्यक्ति आ रहा है जो बोल रहा है कि मेरे को डायबिटीज है, मेरे को हाइपरटेंशन है, मेरे को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मेरे को गैस्ट्रिक ट्रबल है, मेरे को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जब कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना, तो एक्चुअल में उसको वो एलिमेंट्स हैं ही नहीं। उसके माइंडसेट ने मान रखा है कि वो बीमार है। और होलिस्टिक मेडिसिन में एक बात याद रखना, जब तक आप माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गेट सक्सेस। और वो माइंडसेट चेंज करने के लिए केवल और केवल आपको आपका जो नेचुरोपैथी में हम जो करते हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स देते हैं, जो थेरेपीज देते हैं, हमारा मेन पर्पस तो
कुछ और रहता है। पर जब कंसल्टेशन के लिए पेशेंट साधक हमारे पास आते हैं और जब आप उनके साथ बैठ के कंसल्ट करते हो, बात करते हो, उनका दर्द जब आप सुनते हो, आधी बीमारी तो उनकी वहीं थी और वो आपको ही नहीं, आपके साथ में जितने और कलीग डॉक्टर्स होंगे और आपके पेशेंट्स होंगे, उन सबको जाके बोलेगा मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है। और जब वो पूछेंगे ना ऐसी क्या बात है, क्यों अच्छा है, तब वो बोले मेरा डॉक्टर मेरी बात सुनता है, मेरी तकलीफ जो है वो सुनता है। जब तकलीफ सुनता है तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से करेगा, और जब ट्रीटमेंट अच्छे से करेगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो उसके मन से धीरे धीरे उसका जो थॉट है कि अब मैं बीमार हूं और बीमार ही रहूंगा, वो चेंज होने लगता है और उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा डॉक्टर मुझे स्वस्थ कर देगा। और जब ये फॉर्म बिलीव उसने बना लिया ना, ये बिलीव सिस्टम ही उसको ठीक करने को, नो अदर मेडिसिन इज गोइंग टू वर्क। केवल उसका बिलीव सिस्टम कि हाँ मेरा डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा। आप देखिए जितने भी डॉक्टर्स के पास आप कंसल्ट करते हुए पेशेंट्स को देखेंगे ना, उसके पास टाइम नहीं है। डॉक्टर बैठा है और उसके पास लाइन से 50 पेशेंट्स बाहर खड़े, वो जब तक अंदर आता है उसकी मेडिसिन लिख के और पर्चा हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि ये कर लो, इससे हो जाएगा। क्या होगा? वो आया था बताने के लिए डॉक्टर साहब मेरे को ये परेशानी है, और आपने बोल दिया चाहो बाहर डॉक्टर से मिलो, ये कर लो। आपने उसकी तकलीफ सुनी नहीं, वो ठीक कैसे होगा? तो हमें सबसे पहले तो ये जरूरी है जो आपका पर्सनल टच रहता है, चाहे फिर हम अपने आप को हमें कभी कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, सर दर्द हो, बुखार हो, पेट में दर्द हो, और हमसे अगर कोई नहीं पूछता है तो हमें कैसा लगता है, क्या यार चिंता ही नहीं है, हाँ पता है। वैसे ही आप सोचो कि अगर उनको तकलीफ है और आप अगर पूछ रहे हैं, कितना केयरिंग नेचर है ये, और कोई नहीं कर सकता, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच ही कर सकता है। और आप सबको जीवन में वो ही करना है, क्यों? क्योंकि आप यू हैव टू बी अ चेंज, तभी सोसाइटी चेंज होगी, नहीं तो सोसाइटी चेंज नहीं होगी। सोसाइटी में तो बहुत हजारों लोग हैं, कंपटीशन में कहां तक दौड़ लगाओगे? आपके जैसे यहाँ 60-50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50-60 बच्चे बैठे हुए, आपकी तरह 10,000 बच्चे निकलने वाले हैं आने वाले टाइम में, हर साल में। कहाँ रेस लगाओगे? रेस तो आपके नेचर से अपने आप लगती जाएगी जब आप अपना जो अंदर का हैबिट्स हैं उनको इनकलकेट करते जाएंगे और आप होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ काम करना चालू करेंगे सिम्टोमेटिक रिलीफ। भाई पेशेंट ने बोला सर दर्द, तो उसको दवाई देके सर दर्द का कम सर दर्द नहीं करना। सर दर्द क्यों हुआ है वो आइडेंटिफाई करना, तभी तो उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी। हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट हॉलिज्म का है ना, ऐसा रूल, वो है एनवायरमेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। कोई भी चीज हो, आइदर इट इज फिजिकल और इट इज मेंटल, पर साथ ही साथ जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो इट इज सोशल ऑल्सो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो रहेंगे। ये हॉल है, हॉल के अंदर आपको क्या लगता है? बैक्टीरिया, वायरस नहीं है? नहीं है, यहाँ पर है कि नहीं है? है, पर आपका इम्यून सिस्टम को रोके हुआ है जो उसको अंदर नहीं जाने देगा। कि बॉडी के अंदर भी है, पर वो फेवरेबल कंडीशन नहीं दे रहा है। फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना, जैसे ही सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, बीमारी चालू। तो ये सूटेबल एनवायरनमेंट कौन दे रहा है?
हम ही लोग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? गलतियां कर, कौन सी गलतियां कर? जो हमारी दिनचर्या की गलतियां। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आपके पास में जो भी आएगा उसका दिनचर्या समझो कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा, और जब वो क्या कर रहा है फिर सेलेक्ट होता जाएगा, अच्छा यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, और फिर होगा करेक्टिव एक्शन, ये सही करना है, ये सही करना है, ये सही, and then you will see that your patients will get very good results. इसीलिए अप्रोच हमारा जो है वो होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पर्सन सेंट्रिक और डिजीज सेंट्रिक। ऐसा नहीं है सांप आया मारो इसको, मारो। बीमारी है, डायबिटीज है, उसको ठीक करने के लिए दवाई खाओ, सुबह में दवाई खाओ, शाम को दवाई खाओ, इंसुलिन लगाओ। बीपी है, बीपी की दवाई खाओ। कोई भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से पूछिए, आपको डॉक्टर सॉल्यूशन दे देगा, बोलेगा ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, इसके लिए ये दवाई खाओ। और बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई दे रहे हैं, उसके साथ में उसके साइड इफेक्ट के साथ में जो बीमारी होगी ना, उसको बोलेगा कि आपने मान लीजिए हाइपरटेंशन के लिए दवाई दी, बीटा ब्लड प्रेशर, और उसका रिएक्शन हुआ और उसको यूरिन में जलन होने लगी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपने तो मेरे को दवाई दी थी, अब जो है मेरे को यूरिन में जलन भी हो रही है। तो बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यूरिन में जलन हो रही है, ये दवाई एक और खा लो। फिर आप बोलेंगे अरे ये दवाई दी तो एसिडिटी हो रही है, वो बोलेगा चिंता क्यों करते हो, है ना मेरे पास सवाल, मैं कहता हूँ ये लो एंटासिड खा लो। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12 पूरे दिन में 12 दवाइयाँ खा के शरीर क्या होगा? शरीर पूरी तरह से डस्टबिन बन जाएगा, और यही चीज जो है डिस्ट्रॉय करना चालू करेगी। किसको? आपके वाइटल। व्यक्तिगत रूप से हर एक के पास उसका जीवनी शक्ति है, which is referred to immune system। अभी यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं उनको कौन रोक रहा है? आपका वाइटल फोर्स रोक रहा है। तो बायोलॉजिकल गिवन पोटेंशियल जो आपको बायोलॉजिकल पेरेंट्स से आया, बचपन से, पर्सनली एक्वायर्ड जो लड़ मर के झगड़ के बुखार होके आपने हासिल किया, मजबूत किया, और तीसरा है वो वाइटल फोर्स ज्यादा है या कम है? ज्यादा है बीमारी नहीं है, और अगर कम है बीमारी है। तो ऐसे में ये आइडेंटिफाई करना, देखो ये बहुत इजी चीजें हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये सब कर चुके। फिर अप्रोच क्या होगी हमारी, वो सीखना है। क्या है बीमारी, डिसीज, ये अनइजीनेस पता है क्यों हुआ? क्योंकि इनर्वेशन हुआ। इनर्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने ज्यादा काम किया, हमने जरूरत से ज्यादा सोचना चालू कर दिया, काम करना चालू कर दिया, जरूरत से ज्यादा हम टेंशन लेने लगे, तो नर्व एनर्जी जो है वो पूरी तरह से कम होती है। जैसे ही इनर्वेशन हुआ, नर्व एनर्जी कम हुई, आपका वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होगा, टॉक्सिमिया होगा। अब ये टॉक्सिन दो टाइप के, एक है एंडोटॉक्सिन्स, दूसरे हैं एक्सोटॉक्सिन्स। आप सब लोगों ने सुना होगा एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं और एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, सुना? एंडोटॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं, जनरेट जो है वो बॉडी के अंदर ही हो रहे, जो है बाहर से आ रहे। तो बैक्टीरिया, वायरस, ये एक्सोटॉक्सिन्स हैं जो बाहर से अंदर हैं। Whereas metabolic end products, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और एंडोटॉक्सिन्स जो शरीर के अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं, जो निकलना है। ये दोनों में अगर बॉडी के अंदर जमा होंगे तो क्या होगा? रिटेंशन होगा, टॉक्सिमिया होगा। अब ये टॉक्सिन तो आ गया, अब ये ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में जो भी पार्ट वीक होगा वहां पर ये जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
अब मान लो ये दरवाजा है, इस दरवाजे से 20 लोग इकट्ठा एक साथ निकलना चाहें, निकल लेंगे क्या? निकल जाएंगे। पर एक एक करके निकले तो एक एक करके निकल जाएंगे। तो बॉडी के अंदर जब रिटेंशन होता है तो बॉडी से वो टॉक्सिन निकल नहीं पाता। आप सबको पता है, हम सबको पता है, देयर आर 4 वे आउट्स जहां से टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं। एक स्वेटिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू एंड बॉडल मूवमेंट्स के थ्रू। अगर ये चारों में से कोई भी चैनल अफेक्ट होगा तो क्या होगा? रिटेंशन होगा, टॉक्सिन रिजल्ट करेगा। इंडिकेटर्स क्या है वाइटलिटी? अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो ऑप्टिमम वाइटलिटी हम उस स्टेज में बोलते हैं जहां पर हीलिंग अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, हम अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस है हमारे बॉडी के अंदर, इंस्पायर्ड है ना, करने की इच्छा शक्ति। पता होता है ना, काम करने की इच्छा ही नहीं होती, अभी जाने की इच्छा नहीं होती, क्लास बन जाएगा अपने आता है ना। फिर मोटिवेशन दिया जाता है, क्लास आया करो, पढ़ोगे, पास होगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, हाँ? फिर लगता है हाँ यार जाना चाहिए, इतना सारा पैसा दे दे। फिर 2-4 दिन तक वो मोटिवेशन लेवल अच्छा रहता है। फिर 20-25 दिन के बाद में हम जैसे थे वैसे ही हम ना सुधरे। फिर क्या होता है? फिर मोटिवेशन ऐसा आता है जब जीवन में प्रैक्टिस करने का समय, पढ़ लिया 4 साल, फिर इंटर्नशिप आएगा, इंटर्नशिप में प्रैक्टिस करते हैं, जब इंटर्नशिप खत्म होने वाला होगा ना तब डर आता है, अरे यार सही बोलते थे यार हमारे कटे, पढ़ लेते ना तो आज जो है ना कॉन्फिडेंट रहते एकदम। हम कभी भी अब जो हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हमारी गलती की कमी। और फिर जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तब किताबें खोल खोल के पढ़ना चाहते हैं। पता है आप लोगों ने खत्म नहीं किया ना, जिन्होंने खत्म किया उनसे पूछना चाहिए, तब आपको आंसर दो। इंडिकेटर ऑफ लोअर वाइटलिटी, अनहेल्दी अपीयरेंस, लेथार्जिक पेन, सिकनेस और सब। ये चीजें हम डिफरेंशिएट करें कि कहाँ पर हमारा वाइटल फोर्स किसके अंदर ज्यादा है, किसके अंदर कम है। बिलीव हमें हमारे रास्ते में मदद करेगा टू रीच द वाइटल, देन ओनली जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं नेचुरोपैथी। फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं हो सकते। सूर्य उदय होना है सुबह को, तो वो आलस आपकी तरह नहीं कर सकता कि यार सर्दी है थोड़ा सा और सोने दो मेरे को, यार अभी थोड़ा देर से निकलता हूँ, या आज नहीं निकलता हूँ, छुट्टी करता हूँ आज। या रात होनी है तो सूर्य में एक काम करो, आज रात की छुट्टी है, आज पूरा दिन धूप रहेगी, रात में भी धूप रहेगी। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में जो है अपने आप को जानबूझ के उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। हमारे बदलने से कौन सी दुनिया बदलने वाली है? पर आपके बदलने से ही दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि आप एक को 100 लोगों तक पहुंचा सकते हैं और वो 100 लोग आपके माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं, वो 100 से 1000 लोग स्वस्थ हो सकते हैं। अब मत समझो अपने आप, वन कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां नहीं होती, और अगर वो हम ही हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिंसिपल्स को स्टिक ऑन रखा। हमारे नेचुरोपैथी के भी प्रिंसिपल्स बहुत स्टिक ऑन। याद रखना, जीवन में कितनी भी हायर एजुकेशन कर लो, फाउंडेशन छोड़ दिया ना, अगर फाउंडेशन छोड़ दिया तो ये कभी आप ऑफिस से हासिल नहीं कर पाओगे। तो अगर फाउंडेशन को पकड़ के रखा तो जितना ऊपर तक जाना है ना पहुंच सकते। क्या है फाउंडेशन? हीटिंग पावर ऑफ नेचर। हमारे अंदर वो पावर नहीं। अगर कोई बोलता है ना कि इस डॉक्टर ने मेरे को ठीक किया, वो बहुत गलत है। डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, आपका नेचर ही आपको ठीक करेगा। ये पावर प्रकृति का है, नेचर का है।
नेचर हमको ठीक करता है। अगर फीवर आ रहा है तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, सीजनल चेंज हो रहा है, तो ये प्रकृति का नेचर है, इसीलिए चेंज हो रहा है। आपको कभी गुस्सा आना, कभी प्यार आना, कभी चिड़चिड़ापन करना, ये आपका नेचर है कि नहीं? चेंज होता है ना, नहीं होता है? एक साथ ही हमेशा खुशी रहेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो बॉडी का नेचर भी अपने आप चेंज होता है। और जब बॉडी का नेचर चेंज होगा तो आप खुद सोचो, कुछ तो सराउंडिंग में भी चेंज होगा। अभी मान लो धूप, बहुत तेज धूप है ना? जैसे में लास्ट बारिश कब हुई क्या? कल हुई थी क्या बारिश? कल के एक दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले बादल बरसते नहीं बरसते, थोड़े थोड़े बरसते बच्चों की तरह, बहुत बड़ों की तरह। कैसे? आवाज थी बहुत तेज। अब मान लो ये धूप है, ठीक है, बाहर अभी 5 मिनट के अंदर बादल गरजना चालू हो जाए और बारिश जैसा हो जाए। हो सकता है, प्रकृति है, कुछ भी कर सकती है, हमारे हाथ में है क्या? बोलेगा नहीं अभी क्यों हो रहे हो, चलो वापस नहीं बोल सकते, इट्स नॉट इन आवर हैंड। हो सकता है बारिश होने से पहले बादल गरजते हैं, आवाज होती है, हवाएं तेज चलती हैं, तो सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता है? आपके अंदर का नेचर जब चेंज होगा तो सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस क्यों नहीं होगा? हो सकता है सर दर्द हो सकता है पेट में दर्द हो सकता है टांग में दर्द हो सकता है आप कमर में दर्द हो जाए, हो सकता है आपको पैरों में दर्द होना चालू हो जाए। नेचर चेंज कर रहा है, उसको दबा नहीं सकते ना। जैसे हम नेचर में से बारिश को भगा नहीं सकते, वैसे ही दवा खा के शरीर को सत्यानाश नहीं कर सकते। हम सत्यानाश कर रहे हैं शरीर की तुम्हारी। तो इसमें गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। भुगतना किसको पड़ेगा? हमें पड़ेगा और कोई नहीं भुगतेगा। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है, हीलिंग पावर नेचर का आइडेंटिफाई करना है, रूट कॉज क्या है, देन ओनली आपको गिव द ट्रीटमेंट। फिर ट्रीटमेंट होगा। और याद रखो, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए जो हार्म करे। तो हमारे नेचुरोपैथी में ऑल आर ड्रगलेस सिस्टम, जो हार्म नहीं कर रही है, तो ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है। Physician as teacher, what I am doing as a teacher, you have to be always, चाहे वो आपका पर्सनल कंसल्टेशन हो, चाहे वो आपके मास सेमिनार्स हो, but you have to be a teacher, ताकि आप वो चेंज बने और जमाने को चेंज करने के लिए वो एक कारण आप ही हो। अगर सब ये सोचेंगे कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो ये जिंदगी चेंज नहीं, ये जमाना चेंज नहीं होगा। पर मुझे फर्क पड़ता है अगर सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, और वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा, तभी तो चेंज आएगा। इसीलिए फिजिशियन एज टीचर एंड लास्ट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। बीमार होने से अच्छा है बीमारी को पहले से ही रोका जाए। ये आप अगर समझेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हम जब फिलोसॉफी नेचर का पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाया जाता है, हार्मोनियस वाइब्रेशन और इनहार्मोनियस वाइब्रेशन पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? अरे वो तो मैं नहीं बता। हाँ यार, उल्टा मेरे को फिलोसॉफी ऑफ नेचर का तो मैं नहीं बताया ना। हाँ ऐसे बोलो, कैटेगरिज्म में पढ़ा, डेफिनेशन सब पढ़ते थे, तब उसमें बताया गया हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन में क्या बताया गया? हेल्थ इज एन हार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड भूल गए? यहाँ पर समझ जाओ, ठीक है, ज्यादा लोड मत दो दिमाग को। ये समझो, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल वेलबीइंग अगर करना चाहते हो ना, ये सारी लेवल्स पे चाहिए। मेंटल, एनवायरमेंटल, मोरल, फंक्शनल, जितने चाहिए सब क्या चाहिए? हार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन से हैं? कौन से एलिमेंट है? फाइव एलिमेंट, जिससे बॉडी बना है। मतलब हर एक अंग का जो फंक्शनिंग है वो हार्मोनियस है तो हेल्थ है, इनहार्मोनियस है तो डिजीज है।
बहुत सिंपल है समझना, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर आपका किडनी अच्छा काम कर रहा है तो हार्मोनियस है, किडनी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इनहार्मोनियस है। नींद अच्छी आ रही है तो हार्मोनियस है, नींद अच्छी नहीं आ रही है तो इनहार्मोनियस है। और जब ये हार्मोनियस और इनहार्मोनियस समझ में आ गया ना, ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट है। You have to balance, केवल और केवल हार्मोनियस लाइफ होगा क्या, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। ये तो अडॉप्ट करने पड़ेंगे ना, नहीं तो हार्मोनियस वाइब्रेशन कहां से, इनहार्मोनियस वाइब्रेशंस हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल अडॉप्ट करो, क्यों मिलेगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव किए तो बहुत सिंपल है, ऑप्टिमल हेल्थ फ्रीडम तब मिलेगा जब आप इनसे आजाद होगे, नहीं तो ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट करेंगी। और हीलिंग क्राइसिस को अगर दबाएंगे तो क्राइसिस होगा। ऐसे में बचना है तो सप्रेशन को रोकना होगा। ये सब पढ़ा है ना, याद है, भूल गए। फर्स्ट ईयर वाले कितने हो गए आपका, फर्स्ट ईयर वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फाइनल ईयर से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पढ़ के फाइनल ईयर में पहुंचे ना, वो इजी है, ठीक है। तो हीलिंग क्राइसिस को जब हम सप्रेस करते हैं तो डिजीज क्राइसिस रिजल्ट करता है। वैसे ही ये क्या है, कौन बताएगा, चलो फाइनल ईयर में से ये क्या है। दो ट्रीज हैं, दो पेड़ हैं, नेचुरोपैथी में दो पेड़ हैं, पीएनसी भी कहता है। हेनरी लिंडर खड़ा हो, इसका नाम है उपस ट्री, जहरीला पेड़। और उपस ट्री क्या करता है, जब वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ होता है तभी लोअर वाइटैलिटी होगा और एब्नॉर्मल कंपोजिशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा तो पेड़ बनेगा, डिजीजेस होंगी। आ गया, याद नहीं आया। हमारे कॉजेस डिजीज के जो है ना, यहीं से ही आता है। कहां से, वायलेशन ऑफ नेचर, यहीं से कॉजेशन बनता है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गट डिस्ट्रेस, नेगेटिव परसेप्शन, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, यहाँ से बीमारियां उत्पन्न होंगी। और जब बीमारियां होंगी, वायलेशन कैसे करते हैं नेचर्स का लॉ, पानी कम पीना, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखना, अनहेल्दी रखना, हाइजीन मेंटेन नहीं करना, ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, ये सारी चीजें जो है हमारी नेचर के प्रिंसिपल्स हैं। इनको वायलेट करेंगे तो क्या होगा, बॉडी को स्ट्रेस मिलेगा। और जब स्ट्रेस होगा तो दो टाइप का स्ट्रेस होगा, एक होगा पॉजिटिव जो जंग जीत जाओगे, और एक होगा जिसमें जंग हार जाओगे। तो याद रखना, मन के हारे हारे है और मन के जी। आप मन से तय कर दो, नहीं मैं तो नहीं फंसता हूँ, तो वही आता है, तो आप जिंदगी में कभी फंस नहीं आओगे। क्यों, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया मेरे को नहीं आना। वैसे ही माइंडसेट में सबका, हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, हेल्दी होने के लिए, उनका माइंडसेट चेंज करते ना, तो उस टाइम पे उनका मन बनाना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया भर की थेरेपीज करके आते हैं आपके पास। और जब दुनिया भर की थेरेपीज करके आते हैं ना, तो उनको ये लास्ट ऑप्शन रहता है। और लास्ट ऑप्शन में सक्सेस मिलता है ना, तो वो पर्सन आपका हमेशा थैंकफुल रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको कहीं समाधान नहीं मिला, आपके पास मिला। इसीलिए तय ये करना है कि हमको पॉजिटिव स्ट्रेस इस्तेमाल करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना है। जैसा कि हम सबको पता है, जब हम शरीर से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्षमता के अधिक कार्य लेते हैं, इस योर कैपेसिटी इज नॉट देयर, बट यू आर टेकिंग मोर वर्क फ्रॉम दी बॉडी, तो क्या होगा, क्या होगा, बीमारी होगी, बॉडी को अफेक्ट होगा, डिस्टर्बेंस होंगे, नॉर्मल फंक्शंस। तो ऐसे में ही ये स्थिति बता रहा हूँ। देखो इस हॉल में वैसे तो दो दरवाजे हैं ना,
तो यहाँ से अगर कोई आएगा तो आप उधर से भाग जाओगे, तो इसीलिए वो नहीं करता। आपको ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, ऐसे में ये समझना है कि स्ट्रेस से बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत गुस्से में, तनाव में, इतना टेंशन में है कि इसके सामने जाओगे ना तो ये पकड़ के मारेगा, बहुत गुस्से। और पीछे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो केवल सुनने के लिए बैठे हैं। जैसे होता है ना, एक बहुत गुस्से में फोन लगाता है और 4 दोस्त खड़े होकर सुनते हैं, पता है उसने ऐसा किया, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बताओ ना उसने ऐसा किया, अरे मेरे साथ नहीं किया था, मैं तो तुम्हारा सुन रहा हूँ। तो ये ऐसा ही है, इसको बहुत सारा गुस्सा है। इसके साथ क्या होता है, ये जब अपनी कहानी बताता है दूसरों को, तो देखो इनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर इसका ध्यान नहीं है। यहाँ पर धीरे से सांप आ रहे हैं, इसका नजर दिया इधर, तो ये तो भाग गए सुनने वाले, ये सब भाग गए, बेचारा ये गिर गया। क्या हुआ पता है इसको, ये ऑलरेडी स्ट्रेस में था, इसको और ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो ये अनकॉन्शियस हो गया। He was not in a situation to respond that situation। ऐसे में जब हम कोई भी एक्सटर्नल इवेंट देखते हैं, हमारे बॉडी के अंदर 3 रेस्पॉन्स होते हैं, आइदर फियर, फियर तो सबको होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। जब ये रेस्पॉन्स एक्टिवेट होंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग बढ़ेगा, एनर्जी डाइवर्ट होगी, नॉन एसेंशियल पार्ट से एसेंशियल पार्ट्स तक जाएगा, उसके बाद में इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, थ्रेट रिमूव होगा, एक्साइटोकिन रिलीज होगा, बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी। ये नॉर्मली प्रोसेस होगा। पेशेंट्स को दिमाग पे ये चढ़ जाता है ना कि आपको पता है डायबिटीज आइडेंटिफाई हुई है, आपको पता है ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपको पता है कि आपका घुटने का दर्द अब कभी उतरने वाला नहीं है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब ये स्ट्रेस उनके दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो उतरता ही नहीं है, बॉडी कभी नॉर्मल स्टेज में आ ही नहीं पाती है। और जब बॉडी नॉर्मल स्टेज में नहीं आती है ना, तो आपका हमारा रोल सबसे ज्यादा क्या रोल है, उनका स्ट्रेस कम करना। अगर वो चढ़ चुका है और उनको नेगेटिव स्ट्रेस हो रहा है, जिसके कारण से वीकनेस बढ़ती जाती है। स्ट्रेस में क्या हो रहा है, स्ट्रेस आउट था, ओवरलोड हुआ, वीकनेस हुई, वल्नरेबिलिटी, उनका लॉस ऑफ एक्टिविटी हुआ। तो ये बाद में दिखा, चलो देखिए फिर समझाऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसको समझा अभी नहीं हुआ, समझ के रखो। यूज स्ट्रेस में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। हम एग्जाम्स जब भी देते हैं, एग्जाम से एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ा, पर एग्जाम की रात में 4 बजे तक जगेंगे और पूरे में देखो हमने 4 बजे तक पढ़ाई करी थी, फिर भी अच्छे नंबर नहीं। 365 दिन अगर इतना कर लेते तो 4 बजे तक जागना नहीं पड़ता। हाँ, यूज स्ट्रेस क्या है, अपॉर्चुनिटी एग्जाम से, और एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रोथ एनहांसिंग रिएक्शन स्ट्रेंथ हुआ और उसके साथ में फिर रेजिस्टेंस पावर बढ़ा। वहां कम क्या हो रहा था, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा था, यहाँ क्या बढ़ रहा है, बीमारी ठीक हो गई ना। क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस पावर ही तो बढ़ाना था ना। हाँ, तो समझाऊंगा, चिंता मत करो। जो ये चलो पहले को समझा दूंगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेस में है क्या, कौन है स्ट्रेस में, डॉग जो है वो स्ट्रेस में है, बंदर बिल्कुल नहीं, दोनों स्ट्रेस में है। देखो ये स्ट्रेस है कि बंदर ने मेरी टांग खींची, और बंदर को ये स्ट्रेस है कि कुत्ता काटेगा तो चोगा इंजेक्शन पेट में लगेगी, इसीलिए वो टांग की। अगर उसको स्ट्रेस नहीं होता तो खड़ा रहता, इतनी हिम्मत थी तो बंदर सामने कुत्ते के, फिर देखते कि काट रहे हैं कि नहीं। उसको स्ट्रेस था तभी तो भागा, नहीं तो भागता ही नहीं। तो उसका रेजिस्टेंस पावर तो बढ़ा ना कि कुत्ते से बच के भागा है।
तो उसको यू स्ट्रेस था, उसको डिस्ट्रेस था। आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। आपको तय करना है यू स्ट्रेस लेना है कि डिस्ट्रेस लेना है। मैं नहीं तय करने वाला, मैं तो आपको केवल ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा स्ट्रेस लेना है, ये आपको तय करना होगा। आपके सिवा और कोई नहीं तय कर सकता। और ये वाला जो है ना यू स्ट्रेस, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है वो देखो। ये कुत्ता, कुत्ते का टारगेट है कि ये बॉल को हासिल करो, ये इसका गोल है। अब ये कुत्ता सोच रहा है, उनका क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? ये कुत्ता जो है ना ये सोच रहा है कि अगर मैं इस बॉल को हासिल करना है तो पानी में जाना पड़ेगा, पर इसको डर है, स्ट्रेस वाला डर है कि मैं पानी में जाऊंगा ना तो डूब के मर जाऊंगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता, ये चाहता है कैसे भी करके ये टारगेट हासिल करो। अब देखो कैसे प्रिपेयर कर रहा है। इस कुत्ते ने कोशिश करी पानी के अंदर जाने की और बॉल हासिल करने के लिए, नजर गई गोल घूम के जाता है, वहाँ थर्माकोल देखता है और थर्माकोल के ऊपर चढ़ के आगे पानी पे रीच करके अपना गोल हासिल करता है। चाहता तो वही खत्म कर देता, पर वो बॉल हासिल करने के बाद में भी लास्ट जहां से चालू किया वहां तक पहुंचता। रास्ता हमको बनाना पड़ेगा कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। हम छोड़ भी सकते हैं, जाने दो या जान लगा दो। चाहे आप करो, जाने देना चाहते हो या फिर जान लगाना चाहते हो। तो कुछ साइन और सिम्टम स्ट्रेस के जो है वो डिजीज में रिजल्ट करते हैं और उसी के बाद में स्ट्रेस हमारा एंड्योरेंस जो पावर है वो कम होता जाता है। यहाँ ओवरलोड के कारण से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जाते हैं, गुस्सा आना, फिर डिजीज के प्राइमरी कॉजेज चालू होना, प्राइमरी से सेकेंडरी में रिजल्ट करना और बीमार होना। तो बीमार होना एक प्रोसेस है, वैसे ही स्वस्थ होना भी एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस बीमार होने की क्या है? जब स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, नर्व एनर्जी आपके बॉडी का कम होगा तो ये इनएफिशिएंट एलिमिनेशन करेगा, सफिशिएंटली एलिमिनेट नहीं करेगा, जिससे रिटेंशन होगा टॉक्सिन्स का और डिजीज रिएक्शन। डिजीज रिएक्शन में एक्यूट क्राइसिस और हीलिंग क्राइसिस, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस से लाइफस्टाइल डिजीजेस हुई, फिर बड़े बड़े नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, पर कारण जो था वो नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट में सॉल्यूशन भी वहीं से ही आने वाला है। और यहाँ पर ईटिंग हैबिट्स जब रिजल्ट करती हैं, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स रिजल्ट्स एसिड फर्मेंटेशन, इरिटेशन होगा, अल्सरेशन होगा, हार्डनिंग होगा और डिस्ट्रक्शन होगा। जब बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो डॉक्टर्स जो है मेडिकल साइंस में भी आपने बहुत सारी डिजीजेस में आइटिस सुना होगा। आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज डिजीज और हीलिंग? इज इट डिजीज? हीलिंग है, मैं कह रहा डिजीज। वेरी गुड, हीलिंग। तो जब हीलिंग होगा तो आइटिस मतलब जितनी भी आइटिस वाली बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं है, वो हीलिंग है। साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इसोफेजाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, दीस ऑल आर द हीलिंग, है ना? पर हीलिंग भी दो प्रकार का होगा, आइदर इट विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो अब आप कौन सा हीलिंग करना चाहते हो, या उसको और दबा के और इरिवर्सिबल चेंजेस में डालना चाहते हो, देन हमको करना है। एज अ फिजिशियन वी हैव टू डिसाइड। तो हमें क्या करना है? एक्यूट से क्रॉनिक होने से बचाना है बीमारी। हम एक्यूट डिजीज को जल्दी ठीक कर सकते हैं, बजाय क्रॉनिक हो जाए फिर ठीक करना। डायबिटीज 15 दिन का और 15 साल का, कौन सा जल्दी ठीक होगा? हाइपरटेंशन 1 महीने का और 10 साल का, कौन सा जल्दी ठीक होगा? तो जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और बीमारी के लिए प्रिवेंशन चालू करेंगे, उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे।
ये हमारा साइकिल है, क्योंकि हम तो नेचर का एलिमेंट ही यूज करते हैं ना, जिससे बॉडी बना है, और उसी से ही हमारे बॉडी के अंदर दोष उत्पन्न हो रहे हैं। जब बॉडी के अंदर दोष उत्पन्न होंगे तो डिजीजेस भी मेन कारण जो है वो तो रॉन्ग लाइफस्टाइल ही है, तो रॉन्ग फूड हैबिट, रॉन्ग लिविंग एंड रॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस ही साथ में मिलकर बीमारी कर रही है। और कि डाइजेशन का पहले जो दिनचर्या में हमारा डाइजेशन बैठ के खाना वो हमने चेंज कर दिया, मोबाइल टीवी देखते हुए और खाना चालू किया। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस टू वीडियोस। पर हेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हमें पता है जो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इससे होलिस्टिक हेल्थ अचीव नहीं होगा। होलिस्टिक हेल्थ अचीव करने के लिए प्रिंसिपल भी एज एन होल, ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू हील। अगर आपको मैं बेसिक प्रिंसिपल पूछूं तो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी इज द ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू हील इटसेल्फ। और हमारे बॉडी का हर एक सेल का एक शेल्फ लाइफ है। आरबीसीज का कितना शेल्फ लाइफ है? स्किन सेल्स नहीं पड़ा कभी, रोज टूटता है, रोज नया बनता है। हाँ यस, हर एक का ना। अगर लाइफ स्पैन नहीं होता तो जैसा स्किन आ जाए वैसा ही हमेशा रहना चाहिए ना, क्यों चेंज हो जाता है? क्यों हम सांवले से गोरे और गोरे से सांवले होते जाते हैं? होते कि नहीं होते? राइट, बिकॉज इट चेंजेस। वैसे ही बोन सेल्स, एवरीथिंग has its own lifespan. अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर है ना, जस्ट विद इन 3 months आप स्किन रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि एवरी मंथ बॉडी का स्किन रिप्लेस होगा नए सेल्स से। गिरते हैं, वुंड होता है तो क्या होता है? वुंड हीलिंग खुद ही होता है, बाहर से हम केवल एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं। यूनिटी ऑफ क्या है? What is a pure definition? Final year, first year से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई याद हो? Final क्या? देखो आपके सामने अगर फर्स्ट ईयर वालों ने बता दी ना, तो फिर क्या है? सोचो बेटा, 2 लाइन का में केवल एक वही डेफिनेशन है, 2 लाइन। वेरी गुड, इट इज एन रीएडजस्टमेंट फ्रॉम एबनॉर्मल फंक्शंस टू दी। तो फिजियोलॉजी जब पैथोलॉजी बन जाए तो पैथोलॉजी को फिजियोलॉजी बना दो, हो गया क्या करने का? सिगड़ा। हाँ, when there is a altered function, you have to correct the function। आपकी चाल सीधी नहीं है तो हैबिट बनाओ कि चाल सीधी हो जाए, डिजीज ठीक हो गया ना। हमें यही यूनिटी ऑफ क्योर में, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में दिनचर्या समझाता है। सुबह जल्दी नहीं उठते हो, जल्दी उठना चालू करो। रात को देर तक जागते हो, जल्दी सोना चालू करो। एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्सरसाइज करो। हेल्दी फूड हैबिट्स नहीं है, हेल्दी फूड हैबिट्स रखो। बॉडी क्लींजिंग नहीं हो रहा है, बॉडी क्लींजिंग करो। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, हमारा जो दिनचर्या का नियम है, ब्रश करना कभी भूल सकते हैं क्या? हाँ, भूल सकते हैं। नहाना कभी भूल सकते हैं? तो हेल्दी खाना कैसे भूल सकते? खाना तो कभी नहीं भूल, हेल्दी खाना। इसीलिए दिनचर्या ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें पूरे दिन में हमेशा करते रहे, और अगर ये करते हैं तो इससे हमको जल्दी बेनिफिट होगा। रिटर्न टू नेचर। क्या करना है? प्रकृति माँ से शरण में आना, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया और उसी नियमों को हमें अपनाना है, सही करना है, ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें। लॉ ऑफ नेचर, ईटिंग हैबिट्स, थिंकिंग, breathing, working,
ड्रेसिंग, ये सब चीजें जो है हमारे लिविंग लॉस हैं नेचर के। और इकोनॉमी ऑफ वाइटल फोर्स, एनर्जी कंजर्वेशन, वो एनर्जी से ही हम डिजीजेस को ठीक करने वाले हैं और कोई रास्ता नहीं है ठीक करने का, क्योंकि बाहर मेडिसिन से एनर्जी नहीं मिलेगा, पर बॉडी के अंदर के हीलिंग पावर से अंदर की सारी बीमारियां चली जाएंगी। और जब आप किसी को ठीक करेंगे ना उसी के एनर्जी से, तो उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं, नहीं तो क्या है नेगेटिव वाइब्स रहेंगे पूरे। बिलीफ सिस्टम, उस बहुत बार ऐसा होता है, यार डॉक्टर साहब कुछ खाने को तो दिया नहीं, दवाई बोलती हो आराम करो ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे आराम करें ठीक हो जाएगा। We have to give the evidences कि ये आराम करने से ही ठीक होगा, कन्विंस करना पड़ेगा, जब करते हैं हो जाता है। और उनको रिजल्ट इसी से मिलेगा, मेंटल एटीट्यूड, रेस्ट और रिलैक्सेशन। एलिमिनेट द मॉर्बिड मैटर, एंडोटॉक्सिन हो चाहे एक्सोटॉक्सिन, हमें हमारे बॉडी से ये टॉक्सिसिटी को दूर करना होगा। और जब ये टॉक्सिसिटी को दूर करेंगे तो उसमें हम जो मोड ऑफ एप्लीकेशन एज एन होलिस्टिक मेडिसिन यूज करते हैं, उसमें आप फास्टिंग यूज करते हैं, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। यस, हर बीमारी का कारण है बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जमा, और उस टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट करने के लिए फास्टिंग इज एन सुप्रीम मेडिसिन। और जब हम उसके साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स नेचुरोपैथी के यूज करते हैं तो एलिमिनेशन की प्रक्रिया और अच्छी हो जाती है। जब बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, क्लींजिंग मैकेनिज्म से, तो आपको एक्सटर्नल मेडिसिन की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन यूज जस्ट एयर बाथ, लाइट, क्रोमोथेरेपी, मसाज थेरेपी, these all therapies are going to help. And fasting is the best remedy to eliminate the toxins which are being accumulated within the body. ज्यादा खा के ही इंसान मरता है। क्यों? खाने का नियम तो बना दिया जब से पैदा हुए, सुबह उठे हैं खाना खाओ, लंच करो, इवनिंग स्नैक्स खाओ, फिर डिनर खाओ खाओ खाओ, खा के फिर सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ, और समय बच जाए तो दिमाग खाओ, बस खाओ। बॉडी से टॉक्सिन निकालने का समय रखा क्या? उठे, खाने से पहले निकाल के आते, फिर खाने से पहले निकाल के आते हैं। रखा क्या? 4 बार खाने का और 4 बार निकालने का। भाई डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, एब्सॉर्प्शन हुआ, एलिमिनेशन हुआ, तो चारों का एक साथ तो नहीं हुआ। हो गया क्या कि चारों का कोई गारंटेड पता है सर एक ही साइड एक ही टाइम पे होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं बोलूंगा 4 प्लेट रखता हूँ चारों टाइम की, और अब खा के दिखा दे। एंड यू कैन नॉट ईट फूड, 4 बार का खाना आप एक टाइम पे खा नहीं सकते, तो 4 टाइम का एलिमिनेशन एक टाइम पे कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। उस पर ध्यान नहीं देते। वही ध्यान हमको एज ए नेचुरोपैथ हमारे लिए संजीवनी क्रिया है। अगर हम एनिमा देके टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कोई इमरजेंसी में हो ना, तो अगर एनिमा दे दो 50% उसका इमरजेंसी स्टेज खत्म हो जाएगा। Why people, why a doctor in medical hospital also सर्जरी के पहले एनिमा देने क्यों देते हैं? आईसीयू के बेड पे जब लेटा होता है ना पेशेंट, तो उसको वहाँ पर छोले भटूरे नहीं खिलाए जाते। खिलाए जाते क्या? चाय पिलाई जाती है क्या? पानी पूरी खिलाई जाती है कि आओ आओ आज खिलाते हैं, पानी पूरी खा लो, हाँ आज का नाश्ता छोले भटूरे हो खा लो, कुछ नहीं खिलाते। ड्रिप के साथ में सब देते हैं। तो फास्टिंग से हम चलता फिरता ड्रिप क्यों नहीं खिला सकते उनको जूस के माध्यम से? तो हमारा हॉस्पिटल में जूस पिएगा, उसका क्लींजिंग होगा। वो मेडिकल हॉस्पिटल में ड्रिप लगवाएगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। हमारे हॉस्पिटल में तो रिएक्शन भी नहीं होगा, और उसको आईसीयू वाली बदबू भी नहीं आएगी, दुखी भी नहीं होगा। हमारे हॉस्पिटल में रहेगा तो खुश रहेगा।
ठीक भी होगा, दुआएं भी देखेगा तो बोलेगा दोबारा आना है। वहां पर आप जाने का मन करेगा क्या किसी को? बोलेगा भगवान ही बचाए, दोबारा हमें जाना पड़ेगा वहां पर। इसीलिए फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जब कोई अस्त्र काम नहीं करेगा, नो मेडिसिन वर्क्स, स्टार्ट डूइंग फास्टिंग। तो उनको ऐसे चेंज करो उनका माइंडसेट और फास्टिंग के लिए मोटिवेट करो। गारंटेड 3 दिन के बाद 72 आवर्स में रिजल्ट दिखना चालू होंगे, गारंटेड। करके देख, बारिश हो गई देखा, मना करके दिखा दे कोई, दूर से आई। ये पर्पस फास्टिंग के पॉलिटिकल, शॉर्ट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग, बेस्ड ऑन पर्पस पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड थेरेपेटिकल। हम थेरेपेटिक फास्टिंग करते हैं, मेथड यूज करते हैं आइदर जूस फास्टिंग, वाटर फास्ट, मोनो डाइट और फ्रूट्स। तो हम कोशिश करते हैं जूस फास्टिंग करना। हमारे में प्रिपरेशन और ब्रेकिंग डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये बहुत जरूरी है। इनटू फास्ट, जब बॉडी के अंदर अनइजीनेस हो ना, जब भी लगे कि आज बड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, पर्टिकुलरली वही सही टाइम है फास्टिंग करने का। उस टाइम पे खाना बंद कर दो, 3 घंटे के अंदर अपने आप सब सही लगने लग जाएगा। कहते हैं ना, खाली पेट भजन नाम है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं हीलिंग के लिए, और वो हीलिंग आपकी क्या होगा, 0 से 12 घंटे के अंदर फूड जब डाइजेस्ट होगा, इंसुलिन पीक पे होगा तो ग्लूकोनेसिस होगा, ग्लूकोजेनेसिस। उसके बाद लेप्टिन डिक्रीज होगा तो गैलेस रेज होगा, तो हंगर हार्मोन व्हिच विल गिव 12 to 18 आवर्स में क्या होगा, धीरे धीरे इंसुलिन फॉल होगा तो ग्लूकोनेसिस चालू होगा। ये पूरा प्रोसेस आपको पता है, 72 आवर्स का, 54 से 72 आवर्स तक क्या प्रोसेस होने वाला है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, तो सेल के अंदर भी ऑटोफेजी प्रोसेस हो रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, और ऑटोफेजी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, वो रीसेट मैकेनिज्म में चला जाता है कि जहां पर आप हेल्दी कंपोनेंट्स अपना के, आचार विचार आहार विहार संस्कार, हेल्दी कंपोनेंट्स अपना के पर्सनैलिटी हेल्दी कर रहे हो। So as a whole you are working with these 5 principles only by changing their lifestyle, thought process, eating habits, activities and recreational activities, and lastly personality बनेगा। लोग देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन स्वस्थ है और कौन अस्वस्थ है, उनकी पर्सनैलिटी से। और जब ऐसा आप डेली रूटीन में करते हैं तो वो लाइफस्टाइल बन जाता है। जब आपका ये लाइफस्टाइल बन गया तो क्या करेंगे, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है या डिजीज है, और जैसा लाइफस्टाइल वैसा मिलने वाला है। सो यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। आप डॉक्टर्स तो बन रहे हैं पर अपने डॉक्टर नहीं। आप अगर डॉक्टर्स का, मैं आपको यहाँ पर बताऊं ना, बहुत ही बिटर ट्रुथ है, एमडी डायबिटीज में स्पेशलिस्ट अगर कोई है और उसका केस हिस्ट्री लोगे तो उसको डायबिटीज होगा। कार्डियोलॉजिस्ट में अगर कोई डॉक्टर ने डिग्री किया है ना, तो उसको कार्डियक प्रॉब्लम होगा, वो खुद मेडिसिन हाइपरटेंशन का लेगा। क्यों? अगर वो खुद मेडिसिन ले रहे हैं तो पेशेंट का फॉर्म रिलीव कैसे बनेगा उसके ऊपर? यार डॉक्टर साहब, आप खुद एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, आप दवाई ले रहे, बनेगा क्या फॉर्म रिलीव? एक हम लोग ही ऐसे होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो बीमारियों को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं देते। तो हमें भी बीमारी नहीं होती है। क्यों? सुबह से अगर रात तक जाप करते रहोगे, भगवान को याद करते रहोगे, तो पूरे दिन में क्या मिलेगा? सब सोच रहे काम, अरे जवाहरात नहीं मिलने वाला, भगवान ही मिलेगा जिसको याद करो। पर पूरे दिन में दुख को याद करते रहोगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा क्या?
ये खराब, ये खराब, ये सही नहीं, ये सही नहीं, चिल्लाते रहो, लड़ते रहो, क्या मिलेगा पूरे दिन? खुशी नहीं मिल सकती। वैसे ही आपको अगर अच्छी चीज किसी को पहुंचानी है ना, तो केवल दूसरे को स्वस्थ रखने का भाव रख लो, अपने आप अच्छी चीज पहुंचाओ। बी योर ओन डॉक्टर। हाउ टू डिटॉक्स एट होम, ये एक प्रिंसिपल समझना है जो आपको हर एक पेशेंट को आगे चल के गाइड करना होगा। यूज फूड एज अ मेडिसिन। हम क्या करते हैं ना, अपने किचन को रेस्टोरेंट बना रखते हैं। मोमोज भी बनाने हैं और चाइनीज भी बनाने हैं, मैगी भी बनानी है कि नहीं? रेस्टोरेंट की तरह मस्त स्वादिष्ट बना रखे हैं, पर हमारा किचन एक्चुअल में बेस्ट हॉस्पिटल, औषधालय। जब मेडिसिन हमारे किचन के अंदर हैं, जो हमें नेचर ने दी है, तो हमें बाहर से कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बॉडी खुद से हील करने वाला है, केवल वो हर्ब्स हमको सपोर्ट के लिए देगी। और जब आप सपोर्ट के लिए वो हर्ब्स देते हैं जो कि निर्दोष जड़ी बूटियां, इट्स नॉट हार्मफुल, दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द बॉडी, तो हम क्यों ना वो हर्ब्स को यूज करें एज अ मेडिसिन पर पर्सन को ठीक करें जल्दी से जल्दी। वैसे ही 3 प्रकार का डाइट आपको पता है, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन नेचुरोपैथी। एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट और कंस्ट्रक्टिव। एलिमिनेटिव डाइट जो है क्लींजिंग प्रोसेस, सूदनिंग डाइट मरहम लगाने का काम करता है, और कंस्ट्रक्टिव डाइट बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है आपके बॉडी। तो ये सारी चीजें डिटेल में ना करते हुए, बट आई एम जस्ट स्किपिंग कि लिक्विड डाइट है तो एलिमिनेटिव डाइट, रॉ डाइट है तो सूदनिंग डाइट, एंड कंस्ट्रक्टिव डाइट जब हम लेते हैं तो वो हमारा बॉइल्ड स्टीम वेजिटेबल्स। और भगवद गीता के अकॉर्डिंग राजसिक फूड, तामसिक फूड एंड सात्विक फूड। तो ये सात्विक फूड ही हम नेचुरोपैथी में प्रमोट करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीजिंग लाइफ, प्रमोटिंग लाइफ स्पैन, लॉन्गेटिविटी बढ़ाना, हैप्पीनेस, हेल्थ और स्ट्रेंथ देना। उसके बाद में नेचुरल टेस्टफुल फूड ऐसा हो, और ऐसा खाना लाइक माइंडेड लोगों को पसंद आएगा, ऐसे लोगों को पसंद आएगा जो उस नेचर के हो। तो अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है, गुस्सा कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं आता। हाँ, वो शर्माना क्या है? नहीं, आपस में कोई नहीं शर्माने, और कैमरा भी इसी साइड, उस साइड भी नहीं है कि हम आ जाएंगे कैमरा। गुस्सा सबको आता है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है और कभी नहीं आता? कभी आता है, कभी नहीं आता। अच्छा, कोई ऐसा बंदा हो जो जिसको गुस्सा है, वो उसको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, वो मेरे पास स्टेज पे है, कभी नहीं आता है गुस्सा। ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होगा नहीं आया हो, आता ही है। हमारा जो नेचर है प्रकृति आधार पर है। हमारी प्रकृति जो है, मेन जो नेचर है, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन है। तो अब आप सोचो, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो वो तामसिक करता है, और जिनको कभी गुस्सा आता है और कभी नहीं आता है ना, वो राजसिक करता है। मतलब ये लोग स्पाइसी बहुत खाते हैं, ये कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि स्पाइस नहीं होगा तो खाना नहीं खाएंगे, तो ये तो नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं, हाँ ये नहीं खाना, पर यहाँ पर कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे। और इनको पसंद नहीं आएगा स्पाइसी। आया समझ में डिफरेंस? तो किसकी सात्विक, किसकी राजसिक, किसकी तामसिक, ये एक एक उदाहरण देके मैंने समझाया। अब तामसिक से राजसिक में जा सकते हैं, राजसिक से सात्विक में जा सकते हैं। याद रखना, सात्विक से भी राजसिक में आ सकते हो, राजसिक से भी तामसिक में जा सकते हैं। यही तो नेचर है लाइफस्टाइल का। हमें फॉर्म रहना है हमारे नेचर में कि अगर मैं सात्विक हूं तो हूं, कभी सात्विक हूं कभी नहीं हूं। So when you are changing the lifestyle, food plays an
इम्पोर्टेंट रोल. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स कि आपके पास जो सामने आपके साधक बैठा हुआ है उसका टाइटली क्या है. तभी तो सही करोगे कि राजसिक से सात्विक पे लेके आओगे या तामसिक से राजसिक पे लेके आओगे फिर सात्विक पे लेके जाओगे, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा. डाइटरी रिफॉर्म इज मस्ट इन होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि वही मेडिसिन है जो पूरे बॉडी के ऊपर काम कर रहा है. या फिजिकल लेवल या मेंटल लेवल या इमोशनल लेवल या सोशल सब पे काम कर रहा है. इस चीज का ध्यान रखना. रिपेयर, रेस्ट क्यों? रेस्ट करते हैं तो क्या होगा कि देयर आर 4 टर्म्स. रेस्ट आर जो है रिप्रेजेंट करता है रिपेयर और रिकवर. ई एनर्जी वाइटल फोर्स, एस स्ट्रेंथ, टी टाइम. विदाउट टाइम रेस्ट इज क्योर इज नॉट अचीव. अगर रीएडजस्टमेंट होना है ना तो उसके लिए टाइम लगेगा. आज रात को सो जाओ और सुबह को उठो और रेस्ट क्योर हो जाए, नहीं होगा. आज रात को सोए थे, सुबह उठे, डायबिटीज ठीक हो गया, हाइपरटेंशन ठीक हो गया. इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. पर स्ट्रेंथ आएगा, रिपेयर होगा, रिकवर होगा और ये एनर्जी वाइटल फोर्स हीलिंग का काम करेगा. आपको क्या चाहिए? पेशेंट को जितना ज्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग बनाओ मेंटली कि आप कर सकते, यू कैन डू इट. ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं कर सकते? और जब आप कर सकते हैं ओनली विद अ पॉजिटिव थॉट यू कैन डू. दिनचर्या में एक्सरसाइज प्लेज एंड सेम सिमिलर इम्पोर्टेंट रोल. योगा, मेडिटेशन एंड रुद्रास प्रैक्टिस, रेस्ट क्योर, इवन हार्ट हमारा हार्ट इज पंपिंग राइट. कार्डियक साइकिल किसको अच्छे से आता है? कोई वॉलंटियर करेगा क्या बताने के लिए? कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन 0.8. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो फेज है. सिस्टोलिक कितना और डायस्टोलिक कितना? 0.5 सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक? क्वेश्चन मार्क में नहीं बता. कोई है अगर फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर कोई तो बता. See, the more heart get relaxation और shorter duration heart gets contraction. ये तो पता है. अगर आपका हार्ट पंप कर रहा है तो उसमें जो पंपिंग है वो कम समय के लिए हो रही है, पर पंपिंग के बाद जो रिलैक्सेशन है वो ज्यादा देर के लिए हो रहा है. हम क्या कर रहे हैं अपने दिनचर्या में? पंपिंग काम का 16 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा और 6 घंटे भी नहीं रिलैक्स कर रहे, सो रहे. We as a human beings not relaxing. कहाँ रेस्ट कहाँ दे रहे हैं हम अपनी बॉडी? और हमारा हार्ट जो है हमसे ज्यादा समझदार है. और हमें क्या करना है? हमारे बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन बढ़ाना. एक हड्डी टूटता है, डॉक्टर प्लास्टर बांधता है. नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में 40 दिन तक प्लास्टर बांध के रखते हैं. क्यों भाई? कि वो प्लास्टर को साथ में रखने के लिए हुआ, हड्डी को आपस में रखने के लिए. बट हीलिंग टेक प्लेस आफ्टर दैट. तो जब वो हीलिंग हो रहा है, 40 दिन लग रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि जो बीमारी इतने लंबे समय से आ रही है वो जल्दी से हो जाएगी. इट्स डिफिकल्ट, नहीं हो सकता. तो इसीलिए हमारा जो होलिस्टिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है ना, याद रखना, you are not going to give an individual medicine for an symptoms or disease. My disease comes with it. You are giving a holistic approach as a whole. तो उद्देश्य एक ही है, याद रखना. If there is an accumulation, there should be an elimination. यही सारे कॉन्सेप्ट्स को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आप बना सकते हैं और हम बना रहे हैं, बनाते हुए देख रहे हैं. किसी ने नहीं सोचा था फास्टिंग करने से विटामिन डी बढ़ेगा. किसी ने नहीं सोचा.
फास्टिंग में कहाँ से आ जाएगा, आपके से आ जाएगा। बट इन आवर रिसर्च वी हैव प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर प्रदीप। कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए पेशेंट को ठीक करने का, आपकी ताकत लगनी चाहिए उसको पूरी तरह से ठीक करने की, ना कि आराम देने की। आराम हो जाएगा नहीं, कब ठीक होगा इसका एनालिसिस आपको करते हुए रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अचीव अ टारगेट। उस प्रोसेस में काम करते हुए वो बहुत अचीव कर सकते। सो इन डेप्थ जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, रिसेंटली हम लोगों ने नेचुरोपैथी का बुक लॉन्च किया है, फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर विद साइंटिफिक एविडेंसेस। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं और आपको पीएनसी का एज सिलेबस पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट, इवन इफ यू आर सीनियर्स, और अगर आप और ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज जो हमने फिलोसॉफी में पढ़ा, जो अलग अलग किताबों में था, वो एक ही किताब में हमने कलेक्शन किया। और इसका आपको जो है बुक अमेज़न पे मिल जाएगा। तो क्यूआर कोड भी है, वैसे अमेज़न में इफ यू विल सर्च गुलाब राय तिवारी, केवल आपको इतना ही लिखना है गुलाब राय तिवारी, तो ये किताब आ जाएगा। ये इसका पिक्चर है, आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एज अ हैंडी नोटबुक है। आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर में पीएनसी का, वो सारा इसमें कवर किया है, ऑलमोस्ट 320 पेजेस। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रीड दिस बुक एज अ सिलेबस बुक ओनली, वी हैव मेड दिस। So if you are interested, you can order on Amazon. Thank you so much.